नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी साहित्य ऑप्शनल की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रदीप कुमार द्विवेदी सर की कॉपी के बारे में। देखिए, हिंदी साहित्य ऑप्शनल में आपको किस तरह से आंसर लिखना है ये सीखने के लिए सबसे अच्छा जो एक उपाय होता है वो होता है किसी टॉपर की कॉपी को देखना। अब इनका 348 नंबर था हिंदी साहित्य में, तो इनकी जो कॉपी है ये सबसे महत्वपूर्ण कॉपी हो सकती है हमें समझने के लिए। इनका 300 से तो ऊपर ही था, शायद 348 ही था या कुछ और था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे। पर ये जो इनका पेपर है, इस पेपर में इनको 148 नंबर मिले हैं और ये दृष्टि आईएएस में चेक की हुई कॉपी है और उसी की वेबसाइट से मैंने लिया है। तो इस कॉपी को आपके सामने दिखाने का मतलब ये है कि इस कॉपी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे व्याख्या से, कि एक व्याख्या जो यूपीएससी में 10 नंबर की आती है उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले यहाँ आप व्याख्या देख रहे हैं, यह तन जारो मच करो ज्यों धुआं जाई सरग्गी, मतिवय राम दया करे बरस बुझावे अग्गी। अब ये जो प्रश्न है इसमें आपको 10 नंबर में लिखना है। कैसे व्याख्या लिखते हैं इसके बेसिक के बारे में तो आपको पता ही है कि संदर्भ लिखते हैं, फिर प्रसंग लिखते हैं और फिर व्याख्या लिखते हैं। तो उसी कड़ी में हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने सबसे पहले संदर्भ लिखा है और यहाँ पे व्याख्या लिखी है। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात है कि संदर्भ और प्रसंग इन्होंने दोनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पे लिखा है। तो ये आप तब कर सकते हैं जब आपने बहुत सारे आंसर्स की प्रैक्टिस कर ली हो, तभी ये चीज़ आप डेवलप कर पाएंगे कि संदर्भ और प्रसंग को एक ही में मिला के लिख देना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काल की संत काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर दास द्वारा रचित है। पंक्ति में, अब देखिए यहाँ रचित है बता दिया, फिर आगे बता रहे हैं कि पंक्ति में कबीर दास अपने ईश को पाने के लिए सारी सीमाएं पार करने को तत्पर दिखते हैं। ये प्रसंग हो गया, प्रसंग भी उन्होंने बता दिया। उसके बाद व्याख्या करते हैं ये, और व्याख्या आप देखिए कितना इन्होंने बहुत शॉर्ट में व्याख्या। कारण क्या है इसके पीछे का शॉर्ट में लिखने का? कुछ लोग व्याख्या को एक पेज में लिखते हैं, एक पेज में आपको नहीं लिखना है। आप समझिए कि आपको ये मात्र 10 अंक का प्रश्न है और 10 अंक में आपको संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है, व्याख्या भी लिखनी है और उसके बाद आपको विशेष भी लिखना है। तो ये ध्यान में अगर आप रखेंगे तो व्याख्या आपको कम लिखना पड़ेगा। खैर ये व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कबीर कहते हैं कि देह को जलाकर मैं राख बनाना चाहता हूँ। शरीर के जलने से जो धुआं उठेगा वह स्वर्ग तक जाएगा, जिससे मेरे प्रभु को आभास हो जाएगा कि उनका भक्त कितना विरह दग्ध है। तब श्री राम दया करके वर्षा करवाएंगे और दर्शन रूपी वर्षा से विरह रूपी अग्नि शांत होगी। ये इन्होंने व्याख्या कर दी। अब बात आता है सबसे महत्वपूर्ण विशेष का। विशेष में आपको ध्यान देना, इन्होंने देखिए 3 पॉइंट विशेष के लिखे हैं। आपके पास समय की वहाँ पर कमी होती है। मैं जनरली जब आंसर राइटिंग कराता हूँ तो आपसे कहता हूँ कि 5 विशेष लिखने की कोशिश करिए या 6 विशेष लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि उनमें से कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे और फिर वहाँ जाकर आप लिखेंगे। तो विशेष में जो पहला विशेष है वो आप देखिए। सबसे पहले इन्होंने बताया है, विशेष लिखा, फिर यहाँ पे पॉइंट डाल दिया कि 1 नंबर। उसके बाद लिख रहे हैं, कबीर विरह और प्रेम में किसी भी सीमा तक जाने को तत्पर रहते हैं। यह आत्मविश्वास उनकी नाथपंथी पृष्ठभूमि का प्रभाव है। अब यहाँ पर बता दिया गया कि नाथ पंथ का प्रभाव जो कबीर के ऊपर है, नाथ पंथ में हठ योग है और हठ योग का मतलब है कि किसी भी लेवल तक जाना, अपनी चीज को पाने के लिए कहीं भी मतलब कितना भी मेहनत कर लेना, ये हठ योग है। और इस हठ योग की ये जो हठ योग जो है ये नाथ पंथ से कबीर को मिला था, चूंकि जो कबीर हैं वो नाथपंथियों के साथ भी कुछ समय तक रहे थे, तो उसका प्रभाव है। तो इन्होंने इस विशेष में, इस पॉइंट में क्या खास किया, देखिए बहुत सारे आंसर पढ़ लेने से, वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या खास बात है इस कॉपी में। तो जो इन्होंने विशेष लिखा है, इस विशेष में इन्होंने बता दिया पहले तो कि कबीर प्रेम में किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है। उसके बाद ये बताते हैं कि नाथ पंथ का प्रभाव है। यहाँ पर जो आप कह सकते हैं फिलॉसफी है या जो दर्शन है, इन पूरे 2 पंक्तियों का जो दर्शन है वो नाथ पंथ का दर्शन है, ये भी इन्होंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बताते हैं, अग्नि की विरह से तुलना करके रूपक की व्यंजना की गई है, तो यहाँ पर इन्होंने अलंकार बता दिया। उसके बाद और इन्होंने क्या बताया अलंकार के अलावा, एक सेकेंड, उसके बाद इन्होंने ये अलंकार बताया। फिर तीसरे पॉइंट में बताते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, और पंचमेल खिचड़ी यहाँ भी देखने को मिल रही है। इसमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधि सहित के सभी के कुछ तत्व अनायास मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 3 पॉइंट लिखा। अब यहाँ पर आप एक चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं,
और चौथा पॉइंट मैं अक्सर कहता हूं कि जो अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें प्रासंगिकता वाला एक बिंदु लिखिए। देखिए इनको 6 नंबर मिला है इसमें से। जो चौथा पॉइंट आप लिख सकते थे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आप प्रासंगिकता, कि ये जो 2 पंक्तियां हैं, अब इसको आपको हेडिंग नहीं लिखना है, प्रासंगिकता नाम का हेडिंग नहीं लिखना है, सीधे आपको लिखना है पॉइंट नंबर 4 और उसके आगे लिखते चले जाना है। प्रासंगिकता में आप क्या लिख सकते हैं इस कॉपी में, इस आंसर में? तो प्रासंगिकता का मतलब यहाँ कबीर किसी भी हद तक जाने को तैयार है, मतलब कबीर दुख सहने के लिए तैयार है अपने उस ईश्वर को पाने के लिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि लक्ष्य तक पहुँचने के लिए भी कठोर परिश्रम की आवश्यकता है, और वह कठोर परिश्रम, इससे प्रेरणा मिलती है। ये जो पंक्तियाँ हैं इनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि किस हद तक आपको जाना है किसी चीज़ को पाने के लिए। ये आपका एक चौथा पॉइंट हो सकता था, और फिर ऐसे ही अगर 1-2 पॉइंट और लिख देते तो 7 नंबर भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 7 नंबर भी मिलता है। खैर ये संदर्भ है, प्रसंग है, व्याख्या है, इसके बारे में मैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलता हूँ, क्योंकि व्याख्या वाले प्रश्न तो एक मैं बताऊँगा भी आपको कि व्याख्या कैसे लिखना है, ये मैं आपको एक बार अलग से बताऊँगा। चलिए ये एक प्रश्न देखते हैं। अपनी मूल प्रकृति में पद्मावत एक त्रासदी है, आप इस मत से कहाँ तक सहमत है? तार्किक उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पद्मावत आपको पता हो, और उसके साथ साथ आपको पता हो कि त्रासदी की अवधारणा क्या है। त्रासदी की अवधारणा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। त्रासदी है क्या? दरअसल त्रासदी जो है इसकी अवधारणा पश्चिमी साहित्य में मिलती है, खास तौर पे यहाँ देखिए इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया है। तो अब आप इस मत से कहाँ तक सहमत है? तार्किक उत्तर दीजिए। 20 नंबर का प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को पढ़कर ही हम देखते हैं कि कैसे आपको उत्तर लिखना है। सबसे पहले वो सब तो बेसिक बातें हैं जो आपको पता है कि इंट्रो लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है, उसमें मत जाइए, आप इस उत्तर को देखिए। त्रासदी की अवधारणा पश्चिम की अरस्तवी नाट्य शैली की देन है, जहां यह माना जाता है कि रचना का प्रमुख उद्देश्य दर्शक के मन की बुरी भावनाओं जैसे क्रोध, हिंसा आदि का विरेचन कराना है। ठीक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक नैतिक, औदात्यपूर्ण, त्यागशील नायक हारा अनैतिकता के समक्ष संघर्ष किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नैतिक अनैतिक के इस द्वंद्व में नायक समर्थ होते हुए भी अनैतिक होने के कारण भूल कर बैठता है। भूल यहाँ पे हैमर्शिया लिखा गया है, जब आप दृष्टि के नोट्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी त्रासदी की परिभाषा यही दी गई है, और नियति को प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए त्रासदी की अवधारणा पद्मावत पर अब किस तरह से है ये इन्होंने बताया कि त्रासदी की अवधारणा पद्मावत पर प्रभाव के अध्ययन से पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि न तो जायसी त्रासदी की अवधारणा से परिचित थे और न ही उन्होंने ऐसे प्रभाव का सृजन करने का कोई सजग प्रयास किया। मतलब अब यहाँ से ये पता चलता है कि देखिए पद्मावत त्रासदी है कि नहीं ये आपको बताना है। तो पहले आपने ये बताया कि त्रासदी क्या होती है, फिर आपने बता दिया कि त्रासदी जो है वो पश्चिमी साहित्य और अरस्तवी परंपरा की देन है, फिर बताया कि जो जायसी हैं, जो इसका रचनाकार है, वह व्यक्ति त्रासदी क्या होती है इससे परिचित नहीं है। अगर परिचित होता तो हो सकता है कि उसका उद्देश्य ही होता कि वह त्रासदी तक घटना को पहुंचाए, या उपन्यास की जो अंतिम उपन्यास का जो अंत हो रहा हो वो त्रासदपूर्ण अंत हो। पर यदि किसी को पता नहीं है और अनायास ही हो गया है तो वह स्वाभाविक रचना होती है। फिर भी आलोचकों द्वारा पद्मावत में सहज रूप से त्रासदी के तत्व खोजे गए हैं। अब कैसे? तो त्रासदी के नायक की विशेषताओं पर गौर करें तो वह एक औदात्यपूर्ण, त्यागशील, साहसपूर्ण पुरुष होता है। अब यह पुरुष उच्च कुल से संबंध रखता है। अब जब त्रासदी के नायक के बारे में आप देखते हैं तो त्रासदी का नायक जो है वो जब आप पद्मावत के नायक के बारे में देखते हैं तो पद्मावत का नायक जो है वो राजा है, कुलीन है, उच्च कुल से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उसमें आगे पढ़िए, राजा तो है परंतु उसमें अपेक्षित साहस की कमी है और वह औदात्य से संपन्न न होकर बार बार मूर्छित हो जाता है। आपने देखा, आपने जब उसमें पढ़ा होगा पद्मावत या फिर मैंने जो वीडियो बनाया था पद्मावत पे, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जब वो रानी को देखता है पद्मावती को तो वो वहाँ पर भी बेहोश हो जाता है। तो बार बार उसका बेहोश हो जाना यह दिखाता है कि उसके अंदर साहस तो बहुत अधिक नहीं है। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार रत्नसेन नायक की परिभाषा में उचित नहीं ठहरता, ये बताते हैं। फिर नायक का संघर्ष भी व्यक्तिगत प्रेम की प्राप्ति के लिए है, न कि सार्वजनिक हित के लिए। जो त्रासदी का नायक होता है वह जनता के लिए या फिर आप कहें कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए वह सारे कष्टों को सहता है और उसके अंदर एक कुलीनता होती है, एक औदात्य होता है। परंतु जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ का जो नायक है, पद्मावत का जो नायक है, वह सार्वजनिक हित के लिए
काम नहीं कर रहा है, वह अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए ये सारे कष्ट सह रहा है, जो भी वो कष्ट सह रहा है। खंड में दूसरे खंड में नायक के संघर्ष को नैतिकता का संघर्ष कहा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद त्रासदी की संरचना दुखांत होती है। दुखांत युक्त से अच्छा है कि केवल दुखांत लिखें, युक्त नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये एक अनावश्यक शब्द हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसको आप काट दीजिए, ये कट कर दीजिए। त्रासदी की संरचना दुखांत होती है। इस दृष्टि से देखें तो उद्देश्य चाहे व्यक्तिगत हो, रत्नसेन अपनी पत्नी व देश की सम्मान के लिए हर प्रकार के संघर्ष को तत्पर रहता है और अंत में इसी संघर्ष में अपने प्राण गंवा देता है। अब देखिए, वही जो होता है ना हैमर्शिया, या जो एक भूल होता है त्रासदी में, जो नायक एक भूल करता है, वह भूल कहीं ना कहीं यहाँ पे भी होती है और उसी भूल के कारण वह अपने प्राण भी गंवा देता है। पद्मिनी और नागमती भी चिता में कूद जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अंत है इसका, पद्मावत जो है, इसका अंत जो है इस महाकाव्य का, वह तो त्रासदपूर्ण है ही, क्योंकि नायक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, स्वयं नायिका भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और रत्नसेन की जो पत्नी है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि पद्मावत अपनी संरचना में कुछ हद तक त्रासदी के तत्वों को धारण जरूर करती है, परंतु इसकी मूल प्रकृति को त्रासदी कहना अतिशयोक्ति होगी। अब देखिए, एक चीज़ और सीखिएगा, चूंकि ये चेक्ड कॉपी है तो यहाँ पर देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सर ने जब चेक किया होगा, किसी ने भी चेक किया हो, जिस सर ने भी चेक किया हो, यहाँ पर इन्होंने मार्क किया है कि कॉमा की कमी है। तो ये सब भी आपको देखना है कि कॉमा कहाँ लगाना है, कहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, यह सब आपको जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चेक करने वाला जो होगा वो काफ़ी इस मामले में वह व्यक्ति जो होगा वो बहुत पहुंचा हुआ होगा। खैर, जायसी का उद्देश्य गौणतः लोक कथा के माध्यम से तसव्वुफ का संप्रेषण व मूलतः प्रस्तुत अर्थ की रचना करना था, न कि त्रासदी की रचना। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि त्रासदी के कुछ गुण तो हैं, मगर उसके बावजूद त्रासदी की रचना करना वो नहीं चाहते थे। कुछ हद तक त्रासदी पूर्ण रचना हो गई है, क्योंकि उसका अंत ऐसा हुआ है कि जो व्यक्ति है वो विवेचन की स्थिति में अंत में चला ही जाता है, जो पाठक है, क्योंकि नायक भी मर जाता है, नायिका भी मर जाती है और स्वयं रत्नसेन की पत्नी भी मर जाती है। तो इस प्रश्न में इनको 11.5 नंबर मिले हैं। तो ये अच्छा उत्तर कहा जाएगा। यहाँ पे आप कमेंट भी देख रहे हैं कि अच्छा लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये है कि इस कॉपी से आपको क्या सीखना चाहिए। इस कॉपी से सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको क्या सीखना है इस कॉपी से, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस कॉपी से जो आप सीखेंगे वो एक तो ये चीज़ सीख रहे हैं कि जब भी आप प्रश्न लिखेंगे तो जो प्रश्न का आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं वो बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब प्रश्न की जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने वाला इंट्रो होना चाहिए। डिमांड की शुरुआत वहीं से हो जानी चाहिए कि जो कॉपी चेक करने वाला है वो उसी समय समझ जाए कि भाई इसने जो लिखा है ये समझ रहा है कि प्रश्न क्या है। जैसे इसी प्रश्न में जो हमने डिस्कस किया, इसमें प्रश्न में पूछा गया है त्रासदी के बारे में। अब त्रासदी क्या होती है ये सबसे पहले इन्होंने बताया। उसके बाद बताया कि इन्होंने कि त्रासदी के जो तत्व हैं वह क्या क्या हैं, तत्वों के बारे में बता दिया। फिर ये आए प्रश्न में पूछा गया है पद्मावत के बारे में, तो इन्होंने बताया कि पद्मावत में त्रासदी के तत्व कैसे हैं। तो संक्षेप में इन्होंने पहले बता दिया कि एक राजा है जो कि कुलीन वर्ग का है, और कुलीन वर्ग का होना त्रासदी होने के लिए आवश्यक है। फिर ये बताते हैं कि राजा के अंदर साहस की कमी है, और साहस की कमी इसलिए है, और उसके अंदर औदात्य की भी कमी है। और राजा का जो लक्ष्य है वो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई सामाजिक लक्ष्य नहीं है कि समाज का भला करना चाहता है, बल्कि राजा का जो लक्ष्य है वो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत हित के लिए वो काम कर रहा है। अपने स्वयं के प्रेम को पाने के लिए वो इतने कष्ट सहता है। हालांकि 7 समंदर पार करके जाना ये सब साहस के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप चाहें तो उन सब पॉइंट्स को इसमें और इंक्लूड करके अपने आंसर को और थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हैं थोड़ा सा, या फिर कुछ और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल वहाँ पर समय की कमी होती है। आपको पता है कि जब आप आंसर लिखना है आपको तो पूरा का पूरा पेपर लिखना है और 3 घंटे का समय है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं लिख सकते हैं। तो यही एक ढांचा होता है उत्तर का। इस ढांचा से आपको ये भी सीखना चाहिए कि इन्होंने जो लिखा है कहीं इन्होंने कट नहीं किया है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखेंगे तो कहीं कट नहीं किया गया है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात एक और होती है जो बहुत लोगों की जब मैं कॉपी देखता हूँ तो उसमें होता है 2-3 चीज़ें आप और ध्यान दीजिए। एक होता है वर्तनी की अशुद्धि, एक होती है वर्तनी की अशुद्धि। इनकी कॉपी में आपको वर्तनी की अशुद्धि नहीं मिलेगी। कोई भी जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसकी कॉपी में वर्तनी की अशुद्धि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आप हिंदी साहित्य का उत्तर लिख रहे हैं और उसमें अगर वर्तनी की अशुद्धि करेंगे तो वो काट दिया जाएगा, वो बहुत गलत हो जाएगा। एक तो ये। दूसरा, इनकी भाषा जब आप देखेंगे
तो भाषा में आपको प्रवाह दिखेगा। जबकि मैं कुछ और कॉपीज़ लेके आऊँगा जो कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम की कॉपीज़ हैं, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाषा की कितनी कमी है और कितना वर्तनी की कितनी अशुद्धियाँ हैं। मैं 2-4 कॉपीज़ आपको ऐसे दिखाऊंगा। हालांकि वो लोग शुरुआती दौर के आंसर राइटिंग में थे कि पहली बार आंसर लिख रहे हैं, फिर भी पहली बार भी अगर कोई आंसर लिख रहा है तो वर्तनी की अशुद्धि पर उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि यह चीज़ नहीं होनी चाहिए और भाषा में प्रवाह होना चाहिए। और वर्तनी की अशुद्धि में जो सबसे अधिक अशुद्धियाँ होती हैं वो होती है पुल्लिंग स्त्रीलिंग की। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की अशुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ और टॉपर्स की कॉपी हम समय समय पर डिस्कस करेंगे ताकि हम ये सीख पाएँ कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखना है। ऑप्शनल के आंसर में आपको पता है कि कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने कट कर दिया है, तो कुछ इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है वहाँ के पेपर में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपर की कॉपी के साथ, और वहाँ पर हम समझेंगे कि व्याख्या से संबंधित भी कुछ बातें करेंगे। 2-3 और टॉपर्स की कॉपियों को भी समझेंगे, क्योंकि टॉपर की कॉपी ऐसी है कि वह व्यक्ति उस पड़ाव को पार कर चुका है जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं। तो उसने किस तरह से लिखना शुरू किया, कैसे वह अपने आप को प्रेजेंट करता है उस कॉपी में, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।